हाँ सर। ओके डियर। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग दीजिए आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस। देखिए आरबीआई के बारे में हम लोगों ने जाना था कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, यही जाने थे ना? यस सर। यस सर। इसके अलावा कुछ जाने थे हम लोग? शायद नहीं, हम लोगों ने शायद इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है एज पर माई मेमोरी। नेशनलाइजेशन और आरबीआई का बेस जाने थे, यही जाने थे ना? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई का सिंबल क्या है? तो आरबीआई के सिंबल के बारे में जब हम लोग बात डिस्कशन करते हैं तो कौन बता सकता है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ आरबीआई? सुमित? सर टाइगर है और एक पाम ट्री है। वेरी हाँ। गुड, टाइगर एंड पाम ट्री। दूसरा टैगलाइन ऑफ आरबीआई, हर एक बैंक की अपनी अपनी टैगलाइन होती है, ठीक है? तो उसी तरह आरबीआई की टैगलाइन क्या है ये बताएंगे सैकत। सैकत बताओ। सर मालूम नहीं। क्यों? बाकी लोग ट्राई करिए, अपने आप को रीनेम करिए HS 72 BDJ। काइंडली रीनेम योरसेल्फ। नीलांजशा, सौम्या दास, बताइए व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ आरबीआई? सर उसमें सिंबल में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। सिंबल पे लिखा रहता है, लेकिन कभी आपने आरबीआई की साइट विजिट की है? नहीं सर, डेवलपिंग बैंकिंग शायद। नहीं। चलो टैगलाइन याद रखना, साइट हमेशा देखो, आरबीआई को जानना है तो हमेशा साइट विजिट करिए। तो साइट विजिट करेंगे देन यू हैव, हाँ वेरी गुड, किसने? ईशान ने लिखा, बहुत अच्छे। इंडिया सेंट्रल बैंक। देखिए कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मना नहीं है, लेकिन बोलने की आदत डालिए। मैं क्लास में भी कहता हूं कि बोलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इंडिया सेंट्रल बैंक हो गया टैगलाइन। अब तीसरा, फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई क्या है? बताओ। सर अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल टू सितंबर। सितंबर। जुलाई टू जून शायद। जुलाई सर अप्रैल टू मार्च। बहुत सही। 1 जुलाई टू, कॉन्फिडेंटली कहो, ऐसे लग रहा है कि डर के कह रहे हो। सर फाइनेंशियल ईयर मतलब ये समझ में नहीं आया। दो चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए, दो चीज होती है, एक होती है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल को एक साल के अंदर दिखाते हैं, तो वो फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है जब से हम लोगों का साल बदलता है। जैसे हमारा साल बदलता है 1 जनवरी को नया साल आता है, उसी तरह फाइनेंस में नया साल इंडिया में कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। लेकिन आरबीआई का नया साल कब से शुरू होता है? 1 जुलाई। 1 जुलाई से। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। समझ में आया डियर? हाँ सर। ओके। आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो, प्रियाज झा, सौमेन दे, थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन करिए डियर, ठीक है? 14 नंबर, ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया।
अब इसके बाद आपसे पूछेगा पर्सन हु कैन ओपन अकाउंट इन आरबीआई। बैंक। कौन से पर्सन ऐसे हैं जो आरबीआई में अकाउंट ओपन कर सकते हैं? बैंक सिर्फ। पर्सन, नॉट कंपनीज या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात किसकी हो रही है? पर्सन की। तो कौन से पर्सन ऐसे हैं जो बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो दो पर्सन है जो बैंक में आरबीआई में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दैट इज कंपनीज। वेरी गुड ईशान। देखो ईशान ने फटाफट आंसर दे रहे हैं, आप लोग भी दो। प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ आरबीआई कैन ओपन अकाउंट विथ आरबीआई। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है डियर। नहीं, ब्रांच मैनेजर नहीं खोल सकता डियर अनिक। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं खोल सकता? नहीं, पर्सन में इन दोनों के अलावा कोई नहीं खोल सकता। एक मिनट के साथ ठीक है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ आरबीआई आर ओनली टू पर्सन्स हु कैन ओपन अकाउंट विथ आरबीआई। नो मोर देन दीज टू पर्सन्स आर एलिजिबल टू ओपन अकाउंट इन आरबीआई। ठीक है, इनके अलावा और कोई पर्सन आरबीआई में अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद बेटा आप लोग बोलो, चैट बॉक्स में कम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो या आपका माइक इशू हो तभी आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। प्रिया तुम न्यू हो? ओके ठीक है। इस ग्रुप का एडमिन, सभी कोई एडमिन है ना? आप लोगों के बैच में कौन एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप का? सुमित, हेलो। सायन नाथ है सर। सायन व्हाट्सएप ग्रुप में। सर मैं सेकंड नंबर जो भेजी हूँ उस पे प्लीज मुझे ऐड करिएगा। मैं गलती शायन कर्मकार। सायन नाथ एडमिन है सर व्हाट्सएप ग्रुप में, और टेलीग्राम में तो सभी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। शायन, शायद नहीं है सायन। डू यू हियर मी? अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में बता भी दे कि मुझे इस नंबर पे कोई ऐड कर ले, सेकंड नंबर जो मैंने भेजा है 700392 ठीक है, आपको इनवाइट लिंक पठा दे, इनवाइट हाँ, लिंक भेज देंगे। इनवाइट लिंक हाँ हम लोग से इनवाइट ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। शायन आप इस नंबर को भी ऐड कर लीजिए, ये मेरा नंबर है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए जिससे मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर पाऊंगा। ठीक है, और मेरे को ग्रुप एडमिन बना दीजिएगा इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो कोई भी डाउट होगा जीए से रिलेटेड आप इस ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके सर, आप ग्रुप में है? मैं हूँ। यस सर, ऑलरेडी। जी अच्छा सर, आप है सर। मैं तो खोजा आप लोगों को, लेकिन आप लोग एक बार हाई लिख के भेजो तो ग्रुप पे। सर भेजा, हेलो देखिए। अच्छा, इसीलिए मैं नहीं देख पाया डियर, क्योंकि आपने अपना नाम तो रखा है लेकिन आपने नाम गलत रखा है। आप लोग का बैच कब का है डियर? 27 मार्च और 3 अप्रैल। 27
मार्च। सर इसमें और शायद अप्रैल, दो बैच को मर्ज किया दिया है। नॉट टू वरी डियर, नॉट टू वरी, मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 27 और 3 अप्रैल। हाँ 27 मार्च एंड 3 अप्रैल बोथ आर मर्ज्ड इन द बैच ना। यस सर। ओके, आप लोग का सैटरडे बैच है, मैं आप लोगों को रीनेम कर दे रहा हूं आपके ग्रुप को। देखिए आपके ग्रुप को मैंने रीनेम कर दिया है, इसीलिए मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास ग्रुप तो बहुत सारे हैं ना डियर, इसीलिए। ओके डियर, थैंक यू सायन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके डियर, मैं ऐड कर लूंगा, या शायन को, शायन आप देखते हुए सबको ऐड करते जाओ, मैं पढ़ाना शुरू करता हूं आगे। चलो, तो अब ये जान गए हम लोग कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। अब इसके बाद 5th नंबर पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ऑफिसेस कितने हैं आरबीआई के। तो ऑफिसेस ऑफ आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में आरबीआई के कितने ऑफिसेस हैं डियर? 31 ऑफिसेस हैं। हाउ मेनी ऑफिसेस? 31। ठीक है प्रिया, आपको समझ में आ रहा है डियर? अब इसमें 27 रीजनल ऑफिसेज हैं और 4 सब ऑफिसेज हैं। ये जो 31 ऑफिसर्स होता है, ये सब क्या मतलब हर एक ब्रांच में होता है या टोटल? क्या डियर? मतलब ये जो 31 ऑफिसर्स है, ये हर एक ब्रांच में 31 ऑफिसर्स करके ही रहता है? ऑफिसर्स नहीं है, ये ऑफिस है, 31 ऑफिस। ओ ये ऑफिसर्स ऑफिसर थोड़े, ऑफिसर तो उसमें करीबन 5 से 6 हजार है। हाँ हाँ, ये ऑफिसर समझाऊंगी। नहीं पूरे इंडिया में 31 है। टोटल ऑफिस 31 है, जिसमें 27 योर रीजनल ऑफिस and 4 sub office, and apart from that there are 4 local boards. 4 local boards. Local boards in common language, you describe local boards as zonal offices. Local boards are considered as zonal offices in common language. ठीक है, ये 4 हैं। कहां पे? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक, सर सब ऑफिसेस और लोकल बोर्ड्स एक होते हैं? सब ऑफिस बेटा अलग होता है। देखो किसी भी कंपनी में अच्छा। काम करोगे तो एक होता है ब्रांच ऑफिस, उसके बाद आता है, पहले आता है सब ऑफिस, सब ऑफिस के ऊपर ब्रांच ऑफिस, ब्रांच के ऊपर रीजनल ऑफिस, रीजनल के ऊपर जोनल ऑफिस, और जोनल के ऊपर आता है हेड ऑफिस। तो सबसे, सीमा काइंडली म्यूट योरसेल्फ। सर और एक बार बताएंगे थोड़ा? देखो कैटेगरी है, माने हायरार्की है ये ऑफिसर्स की। सबसे नीचे आता है सब ऑफिस, सब ऑफिस के ऊपर आता है डियर रीजनल ऑफिस, सॉरी सब ऑफिस के ऊपर आता है ब्रांच ऑफिस, ब्रांच के ऊपर आता है रीजनल ऑफिस, उसके ऊपर जोनल ऑफिस, देन उसके ऊपर आता है आपका हेड ऑफिस। ये हायरार्की है। तो अब आरबीआई में ये सब ऑफिस क्या है? सब ऑफिस आर द, एक मिनट, सब ऑफिस जो है सबसे छोटी कैटेगरी है ऑफिसेस की। इसके ऊपर आ जा रहा है रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस के ऊपर जोनल ऑफिस, और जोनल ऑफिस के ऊपर हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ है आरबीआई का?
मुंबई। मुंबई। ठीक है। अच्छा। और लोकल बोर्ड और जोनल ऑफिस एक होते हैं? हाँ, लोकल बोर्ड जोनल ऑफिस सेम है। ओके। क्लियर? ओके, थैंक यू सर। ओके डियर, आगे बढ़ा जाए। अब यस सर। देखते हैं। अब ये तो हम लोग जान गए ऑफिसेज ऑफ आरबीआई। अब इसके बाद जानेंगे सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई। सब्सिडियरीज ना लिख के इसको हम लोग लिखेंगे फुल्ली ओन सब्सिडियरीज। fully owned subsidiaries of RBI. ठीक है, तो आरबीआई की फुली ओन सब्सिडियरीज कितनी है? तो फुली ओन सब्सिडियरीज का जब हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं तो फुली ओन सब्सिडियरीज 4। ठीक, नंबर 1 DICGC, फुल फॉर्म है इसका डिपॉजिट्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, दूसरा है BRBN MPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है REBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और चौथा है IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड allied सर्विसेज लिमिटेड। लिख लिए? यस सर। ऋषिका समझ में आ Yes, रहा है sir. डियर? जयता, अंकन, अभिषेक, रितु, कहीं कोई डाउट है डियर तो आप लोग पूछना। ओके ओके सर। ओके सर। सर एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है? ऑब्वियस सी बात है डियर, पूछेगा तभी तो मैं लिखवा रहा हूँ। जो डियर जरूरी है आपके लिए, ऐसे क्या आप ये बताओ, सिंपल सी चीज ये बताओ कि आप क्या 2 महीने में आरबीआई का या 3 महीने या 6 महीने में पूरा आरबीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे? नो सर, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना डियर। तो भी मैं आपको क्यों वो सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको जानना जरूरी है। मैं सिर्फ वही चीजें, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहता है तो आप कोरिलेट कर पाते हैं, ये जरूरी होता है एग्जाम में। क्योंकि कोरिलेशन, अब मेरे को भी नहीं पता कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को कोरिलेट कर पाएंगे। ये सब जो मैंने डेटा लिखवाया ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है
कि इंडिया में बैंकों में जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो वो सारा पैसा पे इंश्योरेंस कौन करता है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो ये इंश्योरेंस का काम करने का, बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं उसका इंश्योरेंस कौन करता है, डीआईसीजीसी करता है। फिर पूछता है डिपॉजिट डीआईसीजीसी में जी का फुल फॉर्म क्या है, या बीआरबीएन एमपीएल में पूछ देगा एम का फुल फॉर्म क्या है, या आरईबीआईटी में आई का फुल पूछ देगा, आईएफटीएएस में ए का पूछ देगा, या पूछ देगा कि सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई इनमें से कौन सी है, या पूछ देगा कि इंडिया में करेंसी इशू करने के लिए इनमें से कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया डियर? सर तो ये सारे का फंक्शन भी थोड़ा बहुत जीस्ट करके याद रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा वो हम जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे ना डियर, वैसे अच्छा, वैसे अच्छा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। ओके और सर। बताइए, और कोई डाउट है डियर तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। बढ़े आगे। शायनी, नो डाउट सर। सर बीआरबी एनएमपीएल इसमें एक हाँ। वर्ड है प्राइवेट, तो क्या सिर्फ यही एक पोर्शन प्राइवेट है आरबीआई में? बेटा ये आरबीआई की बॉडी है, तो अब दिमाग में आ रहा है सर इसमें प्राइवेट क्यों लिखा हुआ है। जब हाँ सर, ये वही सर। आपका प्राइवेट, जब ये आरबीआई की ओन्ड बॉडी है तो इसमें प्राइवेट क्यों लिखा हुआ है। ये आरबीआई ओन्ड बॉडी तो है डियर, अनडाउटेडली ये आरबीआई ओन्ड बॉडी है, लेकिन आरबीआई क्या एक कंपनी है ना। हाँ सर। आरबीआई एक कंपनी है, हाँ तो जब आरबीआई एक कंपनी है डियर, तो आप ये बताओ कि कंपनी इज अ वर्चुअल पर्सन एज पर कंपनीज एक्ट। हाँ डिफाइन किया गया ना कंपनी को कंपनीज एक्ट में कि अ वर्चुअल पर्सन और अ वर्चुअल आइडेंटिटी डिफाइन किया गया है। हाँ। अब बीआरबीएन एमपीएल में 100% ओनरशिप किसका है, आरबीआई का है। तो जब आरबीआई का 100% ओनरशिप है डियर, तो आप ये बताओ कि किसी एक पर्सन का जिस कंपनी में 100% ओनरशिप होता है तो वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है या नहीं होती है? अच्छा होती है। होती है ना। तो यही चीज है यहाँ पे बीआरबीएन एमपीएल के साथ भी डियर। समझ में आया? यस शेयर सर। और किसी का पास नहीं है इसलिए। हाँ बेटा, शेयर और किसी का पास नहीं है इसलिए। हाँ हाँ, अच्छा 100% ओनरशिप किसके पास है, आरबीआई के पास है। इसीलिए देखो मैंने लिखा है क्या इसको, फुल्ली ओन्ड। फुल्ली ओन्ड। फुल्ली ओन्ड मतलब अच्छा, इसमें और किसी में 100%, प्राइवेट नहीं है पर फुल्ली ओन्ड ही है। हाँ फुल्ली ओन्ड माने सारा उसका ओनरशिप आरबीआई का ही है। चाहे वो डीआईसीजीसी की बात करो, चाहे बीआरबीएन एमपीएल की, चाहे आरईबीआईटी की, चाहे आईएफटीएस की, चारों कंपनी में 100% ओनरशिप किसकी है, आरबीआई का। आरबीआई का। और सर और एक बात, आरबीआई क्या, आरबीआई तो एक ऑटोनोमस है, वो गवर्नमेंट में के साथ उसका रिलेशन मतलब कैसा है, वो ऑटोनोमस ही तो है। गवर्नमेंट रिलेशन तो क्या है, देखो गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट पापा है, गवर्नमेंट क्या है, आरबीआई का बाप है। अच्छा समझो ऐसे, इस चीज को ऐसे समझो, आरबीआई का बाप है, लेकिन आरबीआई अच्छा। ऑटोनोमस है, मतलब गवर्नमेंट के काम में आरबीआई इंटरफेयर नहीं करेगा, बाप के काम में बेटा इंटरफेयर नहीं करेगा, बेटे के काम में बाप नहीं इंटरफेयर करेगा। सही बात। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, क्या मेरे पापा मेरे काम में इंटरफेयर करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। लेकिन घर में वो मेरे को इंटरफेयर कर सकते हैं या नहीं, यदि कहीं हम गलती करेंगे तो कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। आरबीआई ऑटोनॉमस है, लेकिन अच्छा, आरबीआई हाँ। भी यदि कहीं गलती करेगा तो उसके काम में इंटरफेयर करेगा कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को ये राइट कहाँ मिला है, तो गवर्नमेंट, आरबीआई एक ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, मैं देखो लिख दे रहा हूं, हाँ आरबीआई इज autonomous and
autonomous and independent body. ये तो बात है कि आरबीआई एक ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 under section 7 of RBI Act 1934, Government of India having right to interfere in the management of RBI when matter related to पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में गवर्नमेंट जो है आरबीआई के मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 में आरबीआई को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया है। ओके सर। पापा हमको मेरे काम को लेके कभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि कहीं प्रॉब्लम आई, यदि उस काम की वजह से मेरा घर का एटमॉस्फेयर अफेक्ट हुआ तो पापा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मेरे को बोलना तो चाहिए सर, बोलना तो चाहिए। तो आरबीआई को कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यदि आरबीआई जिस पर्पज के लिए बना है उस पर्पज में कहीं डिस्प्यूट हुआ तो गवर्नमेंट को राइट है क्या करने का? इंटरफेयर करने का, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। हाँ, आरबीआई के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या है? राइट है। ओके सर, समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? जयता, शैकत, सौम्या, नो सर। कोई डाउट है डियर? नो सर, नो डाउट। ओके, आगे बढ़ा जाए। नो सर। चलो, यस सर। समझ में आई चीजें प्रॉपरली ना? अब आगे Yes, बढ़ते हैं। यस सर। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब बात आती है गवर्नर्स ऑफ आरबीआई की। तो आरबीआई की हिस्ट्री में 10 से 11 गवर्नर ऐसे हैं जिनका इंपॉर्टेंस है। जैसे फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सर, ऑसबोर्न स्मिथ। सर एलन ऑसबोर्न स्मिथ, ये आरबीआई के गवर्नर रहे 1930
हाँ, A.O. Smith was the governor of RBI. अच्छा ठीक है शाइनी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे सर एलन ऑसबोर्न स्मिथ। 1935 से लेके 1937 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे एंड ही वाज द गवर्नर हु ट्रांसफर headquarter of RBI to Bombay in 1937। ठीक है, इसके बाद सेकेंड गवर्नर ऑफ आरबीआई जेम्स ब्रैड टेलर 1937 to 1943। He was the first governor of RBI who signed on Indian currency notes। ये आरआरबी ये वाला क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। हाँ, पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में था। हाँ ओके सर। आरबीआई कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में ही ना। हाँ हाँ, अब हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसको जेबी टेलर ने एओ स्मिथ ने कहा ट्रांसफर कर दिया? बॉम्बे। इसके बाद थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई, थर्ड गवर्नर और फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। हाँ, श्री चिंता श्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। He was governor when first demonetization in India was done in 1946 and nationalization of RBI in 1949। ठीक है, इसके बाद फोर्थ गवर्नर ऑफ आरबीआई सर बेंगा रामाराव। He was served as longest term
as governor of RBI as well as first governor who resigned from their post। अपने पोस्ट से रिजाइन करने वाले पहले गवर्नर कौन थे? सर बी आर राव। ये 1949 से लेके 1957 8 सालों के आसपास गवर्नर रहे और 43 से लेके 49 तक सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर रहे। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक यदि पूछे कि आरबीआई का गवर्नर कौन था तो क्या बोलोगे? बी आर राव। और सबसे पहले रिजाइन किसने किया, किस गवर्नर ने? बी आर राव ने। बी आर राव। इसके बाद सेकेंड गवर्नर वो जोनास ब्रैड टेलर, जेम्स ब्रैड टेलर। जेम्स। ठीक है, फोर्थ गवर्नर के बाद 8th गवर्नर एलके झा 1967 to 1970। He was the first governor of RBI who signed on Indian currency notes in Hindi as well as he was governor of RBI when first nationalization in India was done in 1969। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ गवर्नर के बाद 8th गवर्नर। हेलो, हाँ डियर, बोलो क्या दिक्कत है? नहीं मतलब 4th के बाद 8th और बीच तो का। तुम क्या चाह रही हो? 25 गवर्नर के नाम लिखा है बेटा? नहीं सर, मतलब हाँ देखो, मैंने क्या कहा, जो गवर्नर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। बाकी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर? ठीक है सर। उतना डीप में जाने का, 25 गवर्नर का नाम लिखेंगे और उसका सर ये क्लास लाइब्रेरी क्या अचीवमेंट रहा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर ये क्लास लाइब्रेरी में होगा क्या, महिंद्रा के ऐप में? बेटा ये आपको 3 दिन के अंदर आपके पीडीएफ में अपडेट हो जाएगा और वीडियो दोनों। अच्छा, 72 आवर्स के अंदर। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन था, पढ़ाई के रिलेटेड नहीं सर। सर हाँ। मेरा एक दोस्त ने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा था, उसमें जो अच्छा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है ना सर, तो हाँ? लेफ्ट थंब जो लेफ्ट थंब हाँ। का जो ये था, हाँ हाँ तो सर उसने क्या किया, पेन से अपने अंगूठे पे दाब करके सर वो लेफ्ट थंब लिया था, तो सर क्या वो कैंसिल हो जाएगा? मतलब नहीं, थंब का इम्प्रेशन आया है ना? हाँ थंब का हाँ इम्प्रेशन। तब हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।